हेलो। गुड गुड आफ्टरनून। इवनिंग। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा अच्छा। कहाँ थे इतनी देर से? मैं इतनी देर से वेट कर रहा था आपका। फिर पहले मैंने खाना खाया, फिर मैं वॉशरूम गया, फिर मेरे को नीचे जाना पड़ गया मम्मा को पिक करने, फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने प्लेट्स रखी सारी वापस, फिर मैं फटाफट ज्वाइन करा तो मेरा लाइट चली गई, फिर नेट ऑन होने समझ में गया। 5 मिनट लगे, फिर आया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओके, पेपर कैसा जी हुआ सर। था आपका स्कूल का? अच्छा, लाइक पता नहीं, नहीं, जहां तक कि वैसे मैंने आंसर हो शीट देखा गया था था तो। सारा, हाँ। हो गया था सारा। 15th क्वेश्चन मैंने थोड़ा छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ फिफ्थ कुछ क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत अधूरा अधूरा किया था जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी तो सही था लगभग। मैंने जहां तक चेक किया था। से कैसा क्या था वैसे पेपर? हाँ, ठीक था। मतलब जितना मैंने चेक किया था सब करेक्ट था। बाकी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने चेक नहीं किया था जो लेंदी कहाँ लेंदी से थे। करा था सर आपने चेक? एमसीक्यू कर लिए थे? मैंने खुद से सॉल्व करके देखा ना। हाँ जी। मैंने खुद से सॉल्व किया था सबको। अच्छा जी। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से, बट डिजिट चेंज था और कुछ नहीं था। नहीं सर, मैं वैसे बोल रहा था कहाँ तक चेक किया था। कहाँ तक मैंने चेक किया था? शायद 3 या 4 क्वेश्चन नहीं मैंने चेक किया था, बाकी लगभग मैंने सॉल्व किया था मैंने। ठीक है। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग के सारे आपने चेक कर दिए थे सर? हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग के सब सही थे? हम्म। चलो, एमसीक्यू सारे सही हो गए इसका मतलब। हाँ, मैंने एमसीक्यू शायद 4 क्वेश्चन नहीं चेक किए। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत लेंदी लेंदी था इसीलिए। ठीक है। जी सर। उस टाइम टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व कर लिया था। आंसर ओके, क्वेश्चन चलिए। नंबर 11। वो ऑब्जेक्टिव था ना उसमें, पैसेज बेस्ड। हाँ जी सर। हाँ। तो उसका शायद मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया था, बाकी सब सही था। हम्म। चलो सही है सर तो। ओके, सो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो थोड़ा बहुत मतलब टिपिकल प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके कैपेसिटर पे बेस्ड। ठीक है, तो मैं आपको वो सिखाता हूँ। ठीक है। जी देखिए, सर। एक पहले एक फंक्शन समझिए। ठीक, ग्राफ के बेस पे। अगर आपके पास कोई फंक्शन हो एफ एक्स या एफ एक्स वाई या कोई भी फंक्शन एफ मान लीजिए। ठीक, उसका रिलेशन कुछ ऐसा दे रखा हो, ए अपॉन 1 + x/y। ठीक, कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा है और आपको बोले कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, एफ वर्सेस एक्स और एफ वर्सेस वाई, तब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ये सपोज कर लीजिए एफ है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा होगा सोच सकते हैं आप? सर एक्स ओवर वाई तो वाई प्लस एक्स और ए वाई तो देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। किसी भी टर्म को प्लॉट करना हो तो उसकी दो लिमिट पुट कीजिए, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। जैसे मैं एक्स की बात करूं, अगर एक्स अप्रोच करे जीरो को तो एफ किसको अप्रोच करेगा? कीपिंग वाई रिमेन्स कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? जीरो। तो एफ बिकम्स ए। ठीक, तो ये उसकी जी। मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर मैं एक्स रेज टू इंफिनिटी कर दूं या एक्स टेंस टू इंफिनिटी करूं तो एफ की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस वन इज इंफिनिट, वन अपॉन इंफिनिटी बिकम्स जीरो, इसलिए एफ टेंस टू जीरो। तो बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ए है और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना है? जीरो। ठीक, और ये लीनियरली चेंज नहीं कर रहा होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज कीजिएगा वो रेसिप्रोकल में है तो उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने कह दिया ए। ठीक, डॉट डॉट लाइन से प्लॉट कर दिया क्योंकि एफ की मैक्सिमम वैल्यू ए हो सकती है। ठीक, इस पॉइंट से एंड वहां से शुरू हुई, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज करना, तब ये ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीज करता जाता है अप टू कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो ये मेरे पास एक्स का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना है? ए। तो ये मेरे पास एक पॉइंट डिफाइन करेगी। यहाँ तो बात समझ में आई? जी सर। दूसरा, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए जीरो।
तो 1/0 becomes infinity. सर 1/0 0 हो गया, Infinite. इनफाइनाइट 1/0 सॉरी सर। infinite. Infinite जी सर। plus 1 becomes infinite and 1/infinite becomes 0. इसलिए f tends to 0. ठीक, मतलब जी y सर। is equals to 0 पे f की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होगा, या मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा। दूसरा, y की वैल्यू इंक्रीज कराइए टेंस टू इन्फिनिटी, तो f की वैल्यू कैसे चेंज करेगी, तो पुट कर दीजिए इन्फिनिटी, 1/infinity becomes 0, 1 plus 0 becomes 1, so f becomes a, इसलिए f tends to a हो जाएगा। आया समझ? जी सर। तो इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके a तक, 0 से A। तो इसीलिए सर जो कर्व होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये y के रिस्पेक्ट में। आया समझ? सर ये टच नहीं करेगा उस रेड लाइन को? अप टू इनफिनाइट पे जाके टच करेगा, एसिम्प्टोटिक ग्राफ इस तरह को बोलते हैं। इशू समझ रहा हूँ। ठीक, ओके, अगर आपको ये ग्राफ याद होता तो जेई के क्वेश्चन कर पाते, अगर आपको ये ग्राफ याद नहीं होता या समझ नहीं आता तो आप जेई के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक क्वेश्चन था जेई का, उसने कहा कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है सी कैपेसिटर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से। ठीक, यहाँ पे एक बैटरी, इसकी वैल्यू है सी फैरेड, इसकी वैल्यू है 2 फैरेड, इसकी वैल्यू है 1 फैरेड। ठीक, यहाँ पे बैटरी, इसका वोल्टेज बी। ठीक, तो कहता है ड्रॉ वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर सी as function of C for C is equals to 1 to C is equals to 3। ये क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ तक बात पहले समझ आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर C equal to 1 to C equal to 3 का हमें फंक्शन एक ऑफ C के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कैपेसिटर। करना है, जो चार्ज इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे स्टोर्ड होगा फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ C, उसके लिए कर्व कैसा जाएगा मुझे वो प्लॉट करना है। ठीक है, चलो तो बेसिकली हम इसमें पहले सबसे छोटी वैल्यू डाल देंगे C is equal to 1, फिर C is equal to 3। एंड देन उसके हिसाब उस से हिसाब चार्ज से कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले फंक्शन ऑफ क्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ सी, देखिए कि ग्राफ कैसा बन सकता है, फिर उसके हिसाब से उसकी लिमिट हो सकती है, कहां से कहां तक कैसे कर डिफाइन करेगा। सर 3+C/2। 3+C/2 ऐसा चार्ज है? मतलब 3/C/C+2 वैसे तो। क्यू इज इक्वल टू कितना आया? क्यू सर क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सर V तो हमें दिया नहीं हुआ। दे रखा है ना वी के टर्म में, वी के टर्म में निकालना, वी इज कांस्टेंट है। जी सर। तो सर क्या कहते हैं, पहले सिंपल क्या कीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालिए, कितना आया, ये तो सर 3 आ गया। उसके साथ इसको कंबाइन कीजिए, कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 1/C + 1/3, तो तो हो जाएगा 3C/3 3 प्लस प्लस, सी। हाँ सर 3C/3+C, यस। अब ये जो फिर कैपेसिटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यस सर सीरीज में है, जो पैरेलली अरेंज्ड है उन दोनों के साथ सीरीज में। तो चार्ज यहाँ से अगर क्यू अमाउंट ऑफ जाएगा तो वही चार्ज इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए होगा। जी सर। तो टोटल सर्किट में जो चार्ज फ्लो करता होगा वही इस पर्टिकुलर सी के लिए भी डिफाइन होगा। सो क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट टाइम्स बी। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए 3 टाइम्स सी ओवर सी प्लस 3 लिख सकते हैं।
सर अगर जैसे दो सीरीज में लगे हुए हैं कैपेसिटर्स, हम्म, तो उनके चार्ज में वेरिएशन क्या आती है, या सेम चार्ज आता है दोनों सेम में? चार्ज जाएगा ना। देखिए सेम चार्ज, चार्ज है ना। एंड सर अगर चार्ज पैरेलल में चेंज लगी कब हुई है। करता है? चार्ज चेंज कब करता है? जब पाथ में डिवीजन हो। अगर पाथ में हाँ कोई सर, मतलब डिवीजन जो नहीं तो अगर कोई चार्ज पैरेलल नहीं। में लगे हो। हाँ तो पैरेलल में लगी है तो वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट बताना, उसके हिसाब से चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। सर वो कैसे करता है? अच्छा, चार्ज डिवीजन रूल मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले ये समझ आ गया। Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट वी, हाँ जी सर ये तो समझ आ। ठीक। अब मुझे इस पर्टिकुलर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ सी प्लॉट करना है, तो यहाँ पे देखिए सी दो जगह है, तो मैं एक काम करूँ, सी से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जी तो मैं सर, इसको तो ऐसे लिख थ्री, सकता हूँ, थ्री थ्री वी अपॉन फोर आ गया। 1+3/c, ऐसे लिख सकता हूँ। और हाँ जी सर ये। अब इसको ऊपर वाले जो फंक्शन मैंने प्लॉट किया था उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कुछ रिलेशन है? जी सर। ये पूरा टर्म ए की तरह बिहेव कर रहा है। सर 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट दे दीजिए।
Excuse me, sir. हाँ, बोलिए। Sir, I just got a call from ma'am, so would it be fine if I just take 2 minutes? Thank you, sir.
सर जी। सॉरी सर, मेरी मैम का कॉल आ गया था, कुछ सीन हो गया था। अब फ्री हो गया? हाँ जी सर, अब टोटली फ्री हो गया, क्लियर कर दिया मैंने सारा। ओके, बहुत मसला है कि नहीं? सर तो क्या देखिए, करूं सर, जिंदगी में कुछ ना कुछ चल ही जा रहे, कुछ पढ़ने की कोशिश करे कोई करने नहीं देते। फिर कहते हैं सर तुम पढ़ते नहीं हो, अब बताओ। हाँ देखिए, तो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। मैंने कहा इस पर्टिकुलर टर्म को रिलेट करने के लिए जो मैंने ऊपर में एक इक्वेशन लिखा था उससे, तो यहाँ पे ए किसके इक्वल दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। ए किसके इक्वल दिख रहा है? 3b की तरह दिख रहा है। जी सर, 3B। और यहाँ पे सी जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सर सी, सर सी वाई की तरह बिहेव कर रहा वाई है। की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? बोल सकता हूँ इसका ग्राफ, अगर मेरे पास ये इस तरह से चार्ज वर्सेस कैपेसिटेंस, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3v, ठीक, ये टर्म। एंड जो चार्ज चेंज करेगा वो इस तरह से ऐसे जाएगा। बट मुझे लिमिट कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करना है? सी की वैल्यू 1 से 3 तक, तो इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ठीक, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक वैल्यू हो सकती है c इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू यहाँ हो सकती है c इज इक्वल टू 3, एंड देन उसके हिसाब से ग्राफ सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक फाइंड। जी सर। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3v, ठीक। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर c की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो वहां पे हो जाएगा 3 + 1 4, तो ये पूरा टर्म हो जाता 3/4 टाइम्स ऑफ v। एंड अगर मैं यहाँ पे पुट करता c की वैल्यू 3, तो 3/3 1, ठीक, एंड 1 + 1 2, तो हो जाता 3/2 टाइम्स v। इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है। समझ? जी सर। ओके, इसको पिछले वाला नोट डाउन कर लिया था आपने ये? नहीं सर, एक बार पिछले जा सकते हैं, मैं फटाफट कर देता हूँ सर। ओके।
डन सर। ओके ओके, सो हमने यहाँ तक डिफाइन कर दिया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने की वजह से चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट कितना डेवलप होगा अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करूं तब, या बैटरी से डिस्कनेक्ट करूं तब, उसके बिहाफ पे। हमें लास्ट क्लास में डायरेक्टली फॉर्मूला डिफाइन किया था कि कौन कौन सी चीजें इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज करती हैं। चार्ज इंड्यूस्ड कितना होगा अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो, ठीक, तो वो कैसे निकालते हैं? चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए, इसकी दो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक, एंड इसके साइड में प्लेट, यहाँ पे इधर पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे इधर नेगेटिव प्लेट, और ये अभी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा तो जितना इस प्लेट के ऊपर चार्ज दीजिएगा उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ? जी सर। ठीक, तो पहला ने ये टर्म डिफाइन किया, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। तब इस कंडीशन में चार्ज ऑन प्लेट कांस्टेंट होगा, तो इसके ऊपर चार्ज आप मान लीजिए Q नॉट, एंड उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा, उसको मैं E नॉट बोल सकता हूँ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होता है इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल में, तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इस साइड पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है E इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम डिफाइन करूं, सो E नेट इक्वल्स टू E outside माइनस E induced बोल सकते हैं। जी सर। यहाँ पे नेट फील्ड अगर मैं मीडियम डिपेंडेंसी के बेस पे डिफाइन करूं तो बोल सकता हूँ पहले वैक्यूम में जितना था वो डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है उस मीडियम के इंट्रोडक्शन की वजह से। आया समझ? इज यस इक्वल्स सर। टू E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। तो मुझे E इंड्यूस्ड निकालना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, इनको राइट हैंड साइड ले जाइए, तो E इंड्यूस्ड बिकम्स E नॉट 1 माइनस 1 बाई के। अब इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करूं तो सिग्मा इंड्यूस्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस बिकम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 1 बाय के। और अगर मुझे Q निकालना है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर A एंड A कैंसिल आउट, तो चार्ज इंड्यूस्ड बिकम्स Q नॉट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर क्या हो सकता है, इंड्यूस कर सकता है, अगर मेरे पास प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है Q नॉट उसके बिहाफ पे। आया समझ? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन जल्दी से कीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। अगर बैटरी से कनेक्टेड होगा तब कितना चार्ज इंड्यूस हो सकता है।
डन सर। ओके, नेक्स्ट अब डिफाइन करते हैं अगर मेरे पास बैटरी कनेक्टेड हो तो उसके बेस पे क्या हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट ये ले लीजिए, एंड एक मेरे पास नेगेटिव प्लेट ये, एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल बैटरी। सपोज कर लीजिए इस तरह। बैटरी क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर मीडियम को। ठीक, तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू V0 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इसने आउटसाइड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की होगी जिसके बेस पे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा, नेगेटिव इस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव इस प्लेट की तरफ, ताकि ई इंड्यूस्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में। ठीक, तो बैटरी से कनेक्टेड के बेस पे डिफाइन करता है कि जो ओवरऑल नेट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे इम्पैक्ट की वजह से वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे जितना वो पहले था उसके हिसाब से। ठीक, तब उसकी वजह से मैंने वहां पढ़ा था कि जो चार्ज ऑन द प्लेट होता है वो k टाइम्स बढ़ जाता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस प्लेट की वजह से वो भी क्या होगा, k टाइम्स इंक्रीज कर चुका होगा। आया समझ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल सकता हूँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। तो अगर मैं बोलूँ कि चार्ज ऑन द प्लेट k टाइम्स इंक्रीज कर गया तो इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट की वजह से वो भी क्या होगी, k टाइम्स इंक्रीज कर चुकी होगी। आया समझ? युवराज? अच्छा ओ सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मैंने बता। हाँ, यस सर, आगे सर। सो मैंने कहा कि अगर बैटरी से कनेक्टेड होता है तो बैटरी से कनेक्टेड होने की वजह से हमने पढ़ा था पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर। होने के लिए क्योंकि मीडियम का इम्पैक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करा देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज का अमाउंट है वो k टाइम्स इंक्रीज करना चाहिए। बोल सकता हूँ? यस सर। तो अब इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो k टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी मेरे पास यहाँ पे E0, वो अब कितनी हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ E0। बोल सकते हैं? हाँ जी सर। ठीक, तब इसकी वजह से अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो हो जाएगा मेरे पास ई नेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ E माइनस E इंड्यूस्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट रहने देता है जितना पहले था उतना, तो इसको लिख सकता हूँ k नॉट टाइम्स E इंड्यूस्ड। E इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो उससे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा E नॉट k माइनस 1। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो सिग्मा इंड्यूस्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू सिग्मा नॉट sigma divided by epsilon naught times k minus 1, and similarly charge induced is equals to charge on the plate of the capacitor times k minus 1। ठीक, तो इस तरह से हमने दो टर्म डिफाइन कर दिया कि अगर मेरे पास बैटरी से कनेक्टेड हो या बैटरी से डिसकनेक्टेड हो तब कितना उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो सकता है। आया समझ? यस सर। ओके, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन था अभी जेई 2019 में। ठीक, उसने दे दिया कैपेसिटर of capacitance 10 microfarad connected to battery of 8 volt. Find charge induced on dielectric slab of dielectric constant 6। सॉल्व कर सकते हैं? एक मिनट से नोट कर लो, साथ साथ पढ़ रहा हूँ। Okay.
सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आगे क्या लिखा है हमने? 6 उसकी वैल्यू दे रखी है। A capacitor or capacitance is connected to battery. This find the charge induced on dielectric slab of dielectric constant 6. तो हमें बेसिकली सर के ई नॉट निकालना है। क्यू इंड्यूस निकालना है आपको। सी दे हाँ रखा है, सर, वी दे क्यू रखा है। इंड्यूस निकालना है सर। तो क्यू इंड्यूस्ड हमारा इक्वल टू है क्यू इंटू के माइनस वन, जो ऊपर हमने निकाला था। हाँ, एंड क्यू की वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटेंस के टर्म में? क्यू इज इक्वल टू सी वी। यस सर। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सर सी वी 10 एन एम एफ है, तो सर 10 एम एफ को अगर एफ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइक्रोफैराड, माइक्रो मींस 10 टू द पावर माइनस 6। 10 टू द पावर माइनस 6। तो सर हमारा क्यू हो गया 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, क्यू 8 इंटू इंड्यूस्ड, 10 रेज टू पावर माइनस 6। देखिए यहाँ पुट कीजिएगा Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू 10 10 पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज इज V इंटू 6 माइनस 1। तो 6 minus 1 is 5. 5 into 8 is 40. 40 into 10 to the power minus 5, or simply 4 into 10 to the power minus 4 सर 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 40। कूलम। हाँ माइनस 4 सर, यस सर। ठीक है, कूलम। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, अब देखिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के बेस पे आपको जेई में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और पिछले साल 2020 में बहुत सारे टिपिकल प्रॉब्लम्स उन्होंने पूछे कैपेसिटेंस के बेस पे। तो मैं आपको पहला बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। एक प्लेट ये है, ठीक, एंड एक सेकंड प्लेट ये ऐसा होना चाहिए, बट इस प्लेट को उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। सपोज कर लीजिए इस तरह, ऐसे कर दिया, ठीक। मतलब कहने यस का सर। कि होना चाहिए इस तरह, बट में उसने इंक्लाइन कर दिया, ठीक। इंक्लाइन करने के बिहाफ पे पहले मेरे पास सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक ये D है। अब मेरे पास सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक अगर 2D हो जाए, ठीक। ये मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड L क्रॉस L है। तो बताइए कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर कितना होगा? फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको तरीका सर सिखाता हमारा इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिस्टेंस डी था, नॉर्मल कैपेसिटर जब था ये, है ना। हूँ। तो हमने कैपेसिटर की एक प्लेट को हमने टेढ़ा कर दिया, हाँ, टिल्ट कर दिया। तो उसका हमारा डिस्टेंस 2D हो गया, तो डिस्टेंस हम्म डबल हो गया। अब हम्म हमें कैपेसिटेंस ढूंढनी है ना। तो हम्म कैपेसिटेंस जो होता है वो उसका सर अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सर सिग्मा। सर ये पहले अभी कैपेसिटेंस का एक क्लियर फील्ड है। तो कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है एपिसान नॉट ए बाई डी। तो एरिया एंड सेपरेशन, ठीक, इन दो बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम तो कांस्टेंट है, तो एरिया कैसे कैसे वेरी कर रहा है या उसकी जो सेपरेशन है वो कैसे कैसे वेरी कर रही है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि इसकी विड्थ कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट, इसलिए उसका एरिया भी थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होगा। आया समझ? जी सर। सो मैं इसको डिफाइन करने के लिए मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि आप एक स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, ठीक, मान सकता हूँ कुछ ऐसा। यस सर। अब इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए कितना, x, एंड इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए y। इस स्मॉल स्ट्रिप उसकी विड्थ मान लीजिए dx, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इसके बिहाफ पे अगर मैं y का फंक्शन एज रिस्पेक्ट टू x अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ ताकि उसका एरिया डिफाइन कर पाया जाए, ठीक। जी सर। ओके, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करूंगा यहाँ पे?
तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रिप है उसके लिए मैं फंक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म मान सकते हैं, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे एंड एक पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक, ताकि 2 पॉइंट फॉर्म के बेस पे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक, कुछ याद है इक्वेशन ऑफ लाइन? फिर इक्वेशन ऑफ लाइन थी या सिंपली स्लोप को इक्वेट कर दीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट के लिए निकालूं y2 माइनस y1 तो 2d माइनस टी अपॉन एल बोल सकता हूँ, जी सर। should be equals to y माइनस d अपॉन x बोल सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू d ओवर l टाइम्स x प्लस d। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन हो गई। अब मेरे पास जो स्मॉल स्ट्रिप है उसके लिए कैपेसिटेंस आप मान लीजिए स्मॉल दिस, मीडियम मेरे पास वैक्यूम तो नॉट, एरिया उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का कितना होगा, उसकी विड्थ है dx और ये एक स्क्वायर प्लेट होगा तो उसके स्क्वायर प्लेट की एक लेंथ अंदर की तरफ भी होगी, तो इसलिए लिख सकता हूँ l टाइम्स dx बोल सकता हूँ। जी सर। मैंने ये कहा कि ये जो प्लेट है वो एक्चुअली में कुछ इस तरह से एक प्लेट है ऐसे, ठीक, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो भी कितनी है l, तो ये जो स्ट्रिप बनेगी वो कुछ इस तरह, ठीक, पूरा टर्म, तो ये जो लेंथ हो जाएगी l हो जाएगी और जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो dx, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा l dx हो जाएगा। हाँ जी सर। डिवाइड बाय देयर सेपरेशन, तो देयर सेपरेशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज y की वैल्यू मेरे पास कितनी है d ओवर l टाइम्स ऑफ x प्लस d बोल सकता हूँ। तो ये कहाँ से आई वैल्यू? y की अच्छा वैल्यू हमने तो वहां यहाँ पे, निकाली थी, जी सर ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन है x की वैल्यू चेंज कहाँ से कहाँ तक कर रही है, फ्रॉम 0 से लेके x की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम 0 टू l तक एक्सटेंड कर रही है, तो 0 से लेके l तक इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। समझ आया? हाँ जी सर। इसको नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर डी ओवर एल एक्स प्लस बी जो है, हाँ बोलिए। ये फंक्शन सर मेरे को बेसिकली समझ नहीं आया क्या है। ये सेपरेशन है उस पर्टिकुलर प्लेट के बीच का, ठीक है, नहीं सर मैंने कहा। सेपरेशन तो हाँ ठीक है बट लाइक मतलब ये जो हमारे पास वो है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी तो नॉर्मल हो गया। फिर हमने 2d माइनस बी ओवर एल लिया जो कि हमारा बड़े का डिस्टेंस माइनस छोटे का डिस्टेंस ओवर एल हो गया, जो हमारा बेसिकली स्लोप आ गई हमारी इज हाँ, जैसे इक्वल टू। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, 2 पॉइंट फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ जी लाइन। सर पढ़ा था जी सर। इसी इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। हाँ जी सर, तो y माइनस डी ओवर एक्स भी आ गया उससे, तो वहां से तो मैंने y की वैल्यू y का निकाली। वैल्यू आ गई हमारी। तो हमारा हम्म ये c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल ओवर डी एक्स, और ये कैसे आया? देखिए कैपेसिटेंस के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एरिया उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एंड सेपरेशन उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का, हो सकता है। जी सर। तो देखिए जब मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम किया था तो बेसिकली वो स्मॉल स्ट्रिप कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लेट आपको पीछे की तरफ इस तरह एक्सटेंडेड होगी, इस तरह एक्सटेंडेड पीछे की तरफ ऐसे, और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक, तो ये ऐसे होगा ऐसे, एंड ये नीचे से ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ। अब कुछ दिखा स्ट्रिप ये पूरा, हाँ जी सर। तो इस स्ट्रिप को एज एक स्मॉल कैपेसिटर मान रहा हूँ, ठीक, तो उस कैपेसिटेंस के लिए मुझे एरिया कितना है एंड सेपरेशन कितनी है मुझे वो निकालनी है, देखा। ओके सर समझ गया। अब उसके लिए मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए इसके लिए विड्थ कितनी है dx और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है l, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा l टाइम्स dx, जी सर। एंड उसका सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है y,
है ना यहाँ पे y, जी सर। तो उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया d की जगह पे। आया समझ? हाँ सर समझ तो आ गया, बट इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे फिर? देखिए यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में x डिपेंडेंट फंक्शन है। आपने जी सर। इंटीग्रेशन पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं सर। लेट t इज इक्वल्स टू, उस पूरे टर्म को मान लीजिए d ओवर l टाइम्स ऑफ x प्लस d। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d ओवर l डिफरेंशिएशन 1 एंड इसका डिफरेंशिएशन 0। सो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d ओवर l टाइम्स ऑफ dx लिख सकता हूँ। जी सर। इन दोनों टर्म की वैल्यू को इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट कर दीजिए। So becomes capacitance C is equals to epsilon naught L constant इंटीग्रेशन dx की जगह पे मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, यहाँ से निकाल सकते हैं। सर dx की जगह, हाँ जी सर, ये हो गया हमारा l ओवर डी डी टी। ठीक, और इस पूरे डिनोमिनेटर की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी सर। 1 ओवर टी, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। log p, यस सर। t की वैल्यू कितनी थी, इतनी पुट कर दीजिए तो हो जाएगा log t की वैल्यू कितनी, d ओवर l टाइम्स ऑफ x प्लस t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आया समझ? हाँ जी सर। एक बार जब अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो x की जगह पे l और l कैंसिल आउट, तो d प्लस डी बिकम्स 2d। ठीक, एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो सिंपली d बच जाएगा। एंड log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस n इज log m ओवर n। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा एपिसान नॉट l स्क्वायर ओवर d टाइम्स ln 2। आया समझ? जी सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस जगह किसी और की क्लास है और हमने काफी देर कर दिया। सॉरी सर। ठीक है, चलिए आज क्लास सर में ये इतना वैसे रहने। आज का तो लास्ट ही था मेरा काम, वो वाला जो चल रहा था मैम के साथ, वो काफी ना बच्चों के कारण खराब हो रहा था। अच्छा इस चक्कर में मैम थोड़ी मेरे साथ परेशान थी, तो मैम ने कॉल करके मेरे को थोड़ा बोला था कि क्या चल रहा है, हम अपडेट्स चाहिए। अच्छा, एंड ठीक है, आज ही रजिस्टर करना था स्कूल को, तो मैम कहती इट कैन नॉट वेट एंड ऑल, तो इसीलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नोट। एक मिनट सर बस। डन सर। ओके देन, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, फिर मैं आपको कुछ पार्ट और पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट शुरू करेंगे। जी सर, थैंक यू सर।